जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक्स चैप्टर फर्स्ट को कवर करने वाले हैं, सौर मंडल में पृथ्वी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक एनसीईआरटी बुक्स को कवर कराया जाएगा चैप्टर वाइज। स्टार्ट हम लोग क्लास 6 से कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग सब आप लोगों को कराया जाएगा। तो एक हाँ, तो सभी आप लोगों को कराया जाएगा। तो जैसा कि तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सौर मंडल में पृथ्वी। ये चैप्टर फर्स्ट है क्लास 6 का एनसीईआरटी। ये बुक देख सकते हैं, क्लास 6 एनसीईआरटी बुक्स। तो आप लोगों ने हमें, आप सभी ने सूर्यास्त के बाद जब सूर्य अस्त होता है तो सभी ने आसमान देखा ही होगा। आसमान जब धीरे धीरे जब शाम होता है, रात होता है, तो उसमें हम आसमान में देखते हैं पहले 2 तारे आते हैं, 2 3 4, इस तरीके से तारे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे असंख्य तारे आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई डायमंड चमक रहा हो, है ना। तो उन सभी तारों में अपना प्रकाश होता है। कुछ तारे बहुत तेज चमकते हैं, कुछ तारे थोड़ा कम चमकते हैं। तो उसी रात में हम लोग चंद्रमा को भी देखते हैं। चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा की अपनी प्रकाश नहीं होती है, वह सूर्य के प्रकाश से ही वह चमकता है। तो चंद्रमा जो होता है उसी के बारे में दिया गया है पूर्णिमा। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा को हम लोग फुल मून कहते हैं। यह महीने में एक बार आता है ना। और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा जो होती है, जब जिस दिन चंद्रमा पूरा का पूरा दिखाई गोला देता है ना, उसी को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन 15 दिन बाद इसे हम नहीं देख सकते हैं। ये चांद जो होता है धीरे 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 छोटा होता चला जाता है, और फिर एक दिन 15 दिन के बाद ये क्या होता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। उसे हम लोग अमावस्या वाली रात कहते हैं। न्यू मून, न्यू मून मतलब अमावस्या, नए चंद्रमा की रात्रि होती है। तो समझ में आ गया। पहले पूर्णिमा आया, पूर्णिमा के 15 दिन के बाद क्या आ जाता है, अमावस्या। इस दिन नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं। फिर उसके बाद है खगोलीय पिंड, किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड को इंग्लिश में हेवनली बॉडीज कहा जाता है ना। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसे हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। मतलब हम लोग जो ब्रह्मांड में देखते हैं, आसमान में देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारा, जितना भी बॉडी आप लोग देख रहे हैं आसमान में या ब्रह्मांड में, वो सभी के सभी हेवनली बॉडीज हो, चाहे उसमें ऊष्मा हो या प्रकाश हो या ना हो, ग्रह सभी क्या हो जाएगा, जो आसमान में आप लोगों को दिख रहा है वो सभी हेवनली बॉडीज कहलाएगा, है ना। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसे हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। तारा, तारा को हम लोग स्टार कहते हैं। तारा जो होता है बड़े आकार वाले खगोलीय पिंड होते हैं। इसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है ना, वो उसमें वह एक गैसों का गोला होता है, और गैसों का गोला होने के कारण इसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य में बहुत ज़्यादा हीट और ताप होने के कारण यह क्या होता है, बहुत तेज चमकता है। उसी की रोशनी पृथ्वी पे आती है। उसी प्रकार जितना भी तारा आप लोग देख रहे हैं उसमें अपनी ऊष्मा और अपने प्रकाश होता है ना। लेकिन ग्रह में नहीं होता, चंद्रमा में नहीं होता। चंद्रमा किसका प्रकाश लेता है, सूर्य का ही प्रकाश लेके चमकता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल को इंग्लिश में हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं, है ना। तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे जब हम लोग आसमान में देखते हैं तो बहुत सारे तारों का समूह, है ना, दिखता है, और वो कोई आकृति बनाए हुए रहती है। जैसे बिग बियर हो गया, है ना, तारों का समूह होता है। एक सप्तऋषि जो होता है, 7 तारों का समूह होता है। जैसा कि एक यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, यहाँ पे सप्तऋषि देख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारों का समूह सप्तऋषि है। और यहाँ पे एक ध्रुव तारा आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे एक जो बच्चा खड़ा है, ये दोनों संकेतक तारा है। इस दोनों को एक सीध में अगर आप देखते हैं, अगर सीध में देखते हैं तो यहाँ पे दूर में ध्रुव तारा दिखाई देता है, पोल स्टार। तो इस जिस तरफ ध्रुव तारा दिखता है वही उत्तर दिशा होता है ना। उत्तर दिशा पहचानने का एक ये एक ट्रिक है, आप कह सकते हैं।
ये संकेतक तारा है। नीचे वाला जो 2 तारा है, इस दोनों को एक लाइन में करके जब सीधा देखिएगा तो यहाँ पे ध्रुव तारा दिखाई देता है, जिसे हम लोग पोल स्टार कहते हैं। जिधर ध्रुव तारा होगा उधर ही उत्तर दिशा हम लोग कह सकते हैं। तो आगे का टॉपिक देखते हैं। चूँकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद कम समय में आप लोगों को समझा देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर हो पाए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो आइए, ये है देखिए ग्रह। अगला टॉपिक है ग्रह यानी प्लैनेट। तो प्लैनेट जो होता है वैसे खगोलीय पिंड जिनका अपना उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। यह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे जिसमें अपना उष्मा और प्रकाश है तो वो हो जाएगा तारा, लेकिन जिसमें अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होती है वह क्या हो जाएगा? ग्रह। ग्रह तो हम लोग जानते हैं कौन कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 ग्रह है ना। तो वही सब ग्रह का अपना प्रकाश नहीं है, वह एक खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब उसके बाद आता है प्लेनेट। जो शब्द है यह ग्रीक भाषा प्लेनेटाई से बना है। जी हाँ दोस्तों, और प्लेनेटाई का जो अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। जो हमारा प्लेनेट है किसी वस्तु के चारों ओर घूमता है, वो कौन सा वस्तु है? सन। तो सन के चारों ओर घूमता है, इसी का अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। जितना भी प्लेनेट है वह सूर्य के चारों ओर क्या होता है? घूमते रहता है एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में। और यह देखिए एक नीचे में नोट है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, इसके चारों ओर छल्ले होते हैं, जो कि असंख्य पिंड जो होते हैं इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। इसे एक बहुत ही शक्तिशाली दूरबीन के द्वारा देखा जा सकता है इन छल्लों को। अब उसके बाद ये हमारा क्या है? सौर मंडल है। सौर मंडल में जैसा कि सेंटर में हमारा सन है और इधर ये सभी हमारे 8 ग्रह हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, है ना। देखिए ये 4 ग्रह अंदर है और 4 ग्रह बाहर है, और बीच में हमारा क्षुद्र ग्रह का पेटी है, जो कि बड़े बड़े चट्टान, छोटे बड़े चट्टान जो होते हैं वायुमंडल, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। यही क्षुद्र ग्रह की पेटी है, जो कि कई छोटे चट्टान होते हैं, कोई बड़े चट्टान होते हैं, कोई इतने बड़े होते हैं कि ये हमारे प्लेनेट से भी बड़े होते हैं। यही क्षुद्र ग्रह की पेटी है। तो क्षुद्र ग्रह की पेटी जो ये 4 जो देख रहे हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सभी आंतरिक ग्रह है, इंटरनल प्लेनेट। और जो 4 बाहर देख रहे हैं ये हो जाएगा एक्सटर्नल प्लेनेट, बाह्य ग्रह। जो इंटरनल प्लेनेट होता है वह सूर्य से नजदीक होता है। देख सकते हैं यह सूर्य से क्या है? नजदीक होता है, और यह चट्टानों के बने होते हैं और यह आकार में छोटे होते हैं। अगर हम इस पर आसानी से खड़ा होंगे तो आसानी से खड़ा हो सकते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे हम लोग जीते हैं, चलते हैं, रहते हैं, है ना। अब ये देखिए एक्सटर्नल प्लेनेट यानी बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह जो होता है सूर्य से दूर होता है, गैस तथा तरल पदार्थ के बने होते हैं, और यह बड़े आकार के होते हैं। जब गैस का बना होगा, जब उस पर हम खड़े होंगे तो सीधा कहाँ चले जाएंगे? अंदर चले जाएंगे। इसीलिए हम इस पे, है ना, खड़े नहीं हो सकते हैं। और ये चट्टान के बने होते हैं, इसीलिए हम लोग इस पे आसानी से खड़े हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में है, आइए, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और ये साथ साथ आप इसका शॉर्ट नोट बनाते भी चलिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप शॉर्ट नोट बनाते हैं तो वो आपका अपना हो जाएगा, कभी भी आप उसको तुरंत एकदम कम समय में रिकॉल कर सकते हैं, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में, है ना, रोमन कहानी, जैसे कि यूरोप जो हमारा महाद्वीप था वहाँ के लोगों की जो कहानियाँ होती थी उसी के बारे में बात कर रहा है कि पौराणिक रोमन कहानियों में, यूरोप में जो रोमन साम्राज्य हुआ करता था तो उनके कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था, है ना। सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर का मतलब होता था सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा गया, है ना। सूर्य के परिवार को क्या कहा गया? सौर मंडल। इसका और इसके पीछे की कहानी क्या थी? जो
सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित होता है, इसीलिए सौरमंडल नाम रखा गया। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक, सूर्य 8 ग्रह एवं उपग्रह मिलाकर और अन्य खगोलीय पिंड से मिलाकर हमारा सौरमंडल का निर्माण होता है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन सभी को मिलाने से हमारा सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल बनता है। इसका जो मुखिया होता है वह सूर्य होता है, सूर्य सेंटर में होता है, बाकी सभी इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, खगोलीय पिंड हो गए, सभी इसके चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर, और सबको जब मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा सौर मंडल। तो ये जो ग्रह का इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लैनेट। तो हमारे 8 ग्रह हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, है ना, 8 ग्रह हैं। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है, माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सीड अस 9 प्लैनेट, मतलब कि मेरी बहुत शिक्षित माँ अभी जस्ट तुरंत अभी 9 प्लैनेट देखा था। ये एक ट्रिक है। इसका आगे देखते हैं, माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सीन अस 9 प्लैनेट। यहाँ एम हो गया मरकरी, वेनस, ई से अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये तो प्लेनेट है ही। तो इस तरीके से याद करने का हमारा ट्रिक है, 8 प्लेनेट को हम याद कर सकते हैं। देखिए, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं 8 ग्रह को। अब आइए कक्षा यानी ऑर्बिट। कक्षा को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। कक्षा जो होता है, ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है, जैसे बीच में सन है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है हमारा ग्रह, तो एक निश्चित पथ पर लगाता है। ये नहीं कि बार बार अपना रास्ता बदलेगा, हर एक बार एक ही रास्ते से यह गुजरता है ना। और यह दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है, जैसे ये बीच में हमारा सन है, अगर ये कोई ग्रह है तो यह दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, गोल गोल चक्कर नहीं लगाता है ऐसे। अगर बीच में सन है तो गोल गोल नहीं लगाएगा, है ना, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में लगाएगा। अंडाकार जो देखे है ना, अंडा कैसा होता है, अंडाकार मार्ग में यह चक्कर लगाता है। बुध जो होता है सबसे नजदीक ग्रह होता है, आप देख ही सकते हैं बुध, और सबसे दूर का ग्रह कौन हो जाएगा, नेपच्यून, है ना। सबसे नजदीक ग्रह होता है बुध, और इसीलिए यह 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। और जो सबसे दूर है नेपच्यून, तो वो सबसे अधिक दिन में चक्कर लगाएगा, समझे। अब आ जाइए शुक्र। शुक्र को हम लोग पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, है ना, क्योंकि पृथ्वी जो है, शुक्र जो है पृथ्वी के समान आकार का है और यह पृथ्वी के समान ही दिखता है, इसीलिए इसे हम लोग पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा, पता नहीं क्या क्या और भी बहुत नामों से शुक्र को हम लोग जानते हैं। प्लूटो जो है, अभी तक तो इसे ग्रह माना जाता था, प्लूटो को भी हम लोग ग्रह मानते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में इसे ग्रह से निकाल कर इसे बौने ग्रह में डाल दिया, है ना। इसे ग्रह नहीं माना। कब नहीं माना, अगस्त 2006 में। ये जो तारीख है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में। इसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, है ना, बेचारा बौना ग्रह बना दिया इसको। तो ये जो इसका कारण है, प्लूटो बहुत अधिक दूरी में होता था, है ना, बहुत ज़्यादा दूर में था, और यह किसी प्लेनेट के ऑर्बिट को भी यह काटता था, इसी कारण इसे ग्रह नहीं माना गया, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे खगोल शास्त्री के बारे में। तो खगोल शास्त्री आप लोग को पता होगा कि खगोलीय पिंड के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग खगोल शास्त्री कहते हैं, है ना। जो खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे खगोल शास्त्री कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है खगोल शास्त्री। तो
तो खगोल शास्त्री जो होता, अभी मैंने आपको बताया था, खगोलीय पिंड एवं उनके गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं, है ना। खगोलीय पिंड और उनके गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को हम लोग खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोलीय पिंड मैंने आपको बताया था, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। इन्हीं सभी का जो अध्ययन करने वाले लोग होते हैं उन्हें हम लोग खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट जो थे प्राचीन भारत के महान खगोल शास्त्री थे, है ना। क्या थे? महान खगोल शास्त्री। अभी अचानक हमें एक किस्सा याद आ गया। आज का एक न्यूज़ पढ़ रहा था, जो कि मोबाइल में ही आया था, इंटरनेट में अचानक से नोटिस आया, तो उस न्यूज़ को देखें तो सोचे आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये जो न्यूज़ था कि एक यूपी का लड़का था, वो रात के समय फेसबुक पे लाइव आया और फेसबुक के लाइव में उसने जो मॉस्क्यूटो का जो होता है ना, मॉस्क्यूटो ऑल आउट का जो नीचे का पानी होता है उसको खोल के पीने लगा, है ना। चूँकि उसको लाइक्स चाहिए था फेसबुक पे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स चाहिए था, तो उसके लाइक्स आ नहीं रहे थे। तो वो माइंड में सोच रहा था कि क्या ऐसा करे कि सब लोग हमें लाइक्स करें। तो उसने ऑल आउट का पानी क्या हुआ, फेसबुक लाइव आके पीने लगा। तो जो न्यूयॉर्क है ना, ये जो हमारा फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो चूँकि न्यूयॉर्क में बहुत सारे कर्मचारी वो देखते रहते हैं कि क्या फेसबुक पे चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो ऐसे सेंसेशन को रोकने के लिए वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, बहुत बड़ी टीम एक लगी रहती है। तो जब उसने देखा कि एक बंदा है जो कि ऐसा काम कर रहा है, तो डायरेक्ट वो इंडिया कॉल करता है कि हेलो, कि एक यहाँ पे एक यूपी में आपके एक लोकेशन में एक युवक ने ऑल आउट का पानी पी लिया है। तो भारत में तो हड़कंप मच गया। तुरंत सेंट्रल से फिर यूपी में कॉल आया, यूपी के हेडक्वार्टर में कॉल आया कि फलाने जगह पे एक युवक ने इसका पानी पी लिया है, जो तुरंत उसे बचाओ। तो तुरंत एकदम रेस्क्यू टीम आती है उसको बचाने के लिए, और उस जिस बिल्डिंग में वो रहता है उसमें 100 कमरे रहते हैं, है ना। तो सबको खटखटा के खोलता है, किधर है, बहुत मशक्क़त से वह मिलता है। फिर जब वह मिलता है तो वो देखता है कि वह व्यक्ति आराम से क्या हो रहा है, सो रहा है ना, और उसको कुछ भी नहीं है। तो पता चलता है कि उसने लाइक्स के लिए वो जो पानी होता था उसके लिक्विड को निकाल के उसमें पानी भर लिया था, तब पीने लगा था। बताइए। तो उसको माफ़ीनामा पत्र लिखवा के उसको छोड़ दिया गया, उसको नहीं कुछ किया गया। सोचिए कि ये न्यूज़ पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा हंसी आने लगी कि कैसे कैसे लोग होते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक पे आते हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी जो होता है हमारा अर्थ, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, इसीलिए हम इसे भू-आभ कहते हैं, है ना। हमारा जो पृथ्वी होता है ध्रुवों के पास ऊपर और नीचे में थोड़ी चपटी होने के कारण इसे भू-आभ कहते हैं। यह दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है ना। पहले आता है मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ। दूरी के हिसाब से बात करिएगा तो ये तीसरे नंबर पे आता है। अगर आकार में बात करिएगा तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है हमारा पृथ्वी। इस पे जीवन संभव है, पृथ्वी पे हमारा जीवन संभव है ना। पृथ्वी पे जीवन जीने के अनुकूल गैस, ऑक्सीजन, जल, हर एक चीज़ जीवन जीने के लिए उपयुक्त है। इसीलिए हम लोग इसे सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। किसे? पृथ्वी को हम लोग सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। और किसी भी ग्रह पे जीवन संभव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे ही है, क्योंकि यहीं जीवन जीने के लिए जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है वो सभी यहीं मौजूद है। इसीलिए हम इसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। 2/3 पानी होने के कारण अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देता है हमारा पृथ्वी, है ना। अब आ जाइए चंद्रमा पे। तो चंद्रमा, है ना, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह मतलब आप समझते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। हाँ, तो पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा का जो व्यास होता है वह 1/4 होता है। किसका 1/4? पृथ्वी का 1/4। पृथ्वी का जितना व्यास है उसका 1/4 चंद्रमा का व्यास होता है। पृथ्वी से इसकी जो दूरी होती है 3,84,000 किलोमीटर इसकी दूरी होती है पृथ्वी से। अब आ जाइए जियोग्राफिया।
तो जियोग्राफिया का जो अर्थ होता है, जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना। नीचे दिया गया है जियो, तो जियोलॉजी, तो जियो में लग गया लॉजी, तो जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, है ना। जियोमेट्री, तो जियोमेट्री का अर्थ होता है पृथ्वी का मापन। जियो मतलब क्या होता है हमारा पृथ्वी हो जाएगा। फिर आ जाएगा जियोआइड, तो जियोआइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप, है ना, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोआइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा देखिए नेक्स्ट है प्रकाश की गति। प्रकाश की जो गति होती है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और इसे पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लग जाता है। मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर भी इसे पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का लगभग समय लग जाता है। अब आ जाइए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, है ना। अब कब रखा था, तो 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखा था। उसके बाद है मानव निर्मित उपग्रह, है ना, जो वैज्ञानिक लोग उपग्रह बनाते हैं, मतलब मानव के द्वारा निर्मित उपग्रह। यह एक कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह मतलब तो समझते हैं आर्टिफिशियल, जो मानव जिसको बनाता है उसे हम लोग कृत्रिम कहते हैं। यह एक कृत्रिम पिंड है। यह ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार करने के लिए इसे छोड़ा जाता है। मतलब ब्रह्मांड के बारे में यह हमें जानकारी देता है, और तो और जो हम लोग नेट यूज करते हैं मोबाइल में, उसका भी यह उससे ही कनेक्ट होता है ना, पृथ्वी पर संचार का माध्यम ये करता है। भारतीय उपग्रह की बात करें तो यह इनसेट, IRS, एडुसेट, ये सभी भारतीय उपग्रह हैं जो कि पृथ्वी के चारों ओर यह चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। ये जो उपग्रह होते हैं, है ना, कृत्रिम उपग्रह होते हैं, मानव निर्मित उपग्रह, सैटेलाइट जो होते हैं, यह जिससे जब छोड़ा जाता है तो यह पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर चला जाता है और यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है एक निश्चित पाथ पे। चंद्रमा में आ जाइए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लेता है। मतलब यह पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लेता है और यह अपने अक्ष पर भी घूमने में 27 दिन लेता है ना। अक्ष मतलब ये अपने अक्ष पर जो घूमने में भी यह क्या लेता है, 27 दिन का समय लेता है, और पृथ्वी का एक चक्कर लेने में भी यह 27 दिन लेता है। इसीलिए हम लोग चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। मतलब कि जैसा कि आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे कि ये पृथ्वी है ना, जैसा कि मान लिया ये पृथ्वी भी हमारे पास है, यह पृथ्वी है और इसको मान लीजिए चंद्रमा। तो ये जो चंद्रमा इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा इसके चारों ओर चक्कर लगाती है ना, इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यह 27 दिन का समय लेती है। और यह अपने अक्ष पर घूमने में भी 27, एक बार घूमेगी तो 27 दिन का समय लेगी। इसीलिए घूम भी रही है, आगे भी बढ़ रही है, घूम भी रही है, आगे भी बढ़ रही है, घूम भी रही है, आगे भी बढ़ रही है। जब यह एक बार घूमेगी तो यह अपने यहाँ पे आ जाएगी और इसका भी एक चक्कर लगा लेगी, अपना भी एक चक्कर लगा लेगी, है ना। पृथ्वी का भी एक चक्कर लगा ली और अपना भी एक चक्कर लगा ली। इसीलिए हम लोग पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। आगे है ना, यह सतह पर इसके पर्वत, मैदान और गड्ढे पाए जाते हैं। पर्वत, मैदान और गड्ढे, जब पूर्णिमा की रात होती है तो इसकी छाया हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। लेकिन कोई कोई कहता है कि बुढ़िया दादी चंद्रमा पे है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसका छाया हमें दिखाई पड़ता है, कोई बुढ़िया नानी नहीं रहती है। जीवन संभव नहीं है चंद्रमा पे, किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, वहाँ जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है। अब आ जाइए क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो होता है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
मतलब तारों, ग्रहों और उपग्रह के अलावा सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देखे थे, यह ग्रह का ही एक भाग होता है, मतलब ग्रह से ही टूटकर अलग हो गया है यह, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब आ जाइए उल्का पिंड। उल्का पिंड जो होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ही रहता है, लेकिन जो उल्का पिंड होता है कहीं भी हो सकता है ना। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पिंडों को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। इसकी जो प्रवृत्ति होती है वह पृथ्वी पर गिरने की होती है ना। लेकिन जब किसी चांस अगर गिर भी जाता है तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है, जो कि जलने में सहायता करता है। तो घर्षण इतना तेज स्पीड से आता है कि घर्षण के कारण इसमें आग लग जाता है और वो वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाता है। अगर किसी कारणवश है ना पृथ्वी पर आ भी गया, मतलब जलते 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 आ भी गया पृथ्वी पे, तो यह पृथ्वी पे एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण कर देती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या है? तो यह देखिए तारों वाले खुले आकाश में रात के समय जब बहुत सारे तारे होते हैं उस समय की बात कर रहा है। तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर, है ना, एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह, है ना, एक बहुत सफेद पट्टी की तरह एक ओर से दूसरे ओर जो होती है चमकदार रास्ते जो दिखाई पड़ता है वही हमारा आकाश गंगा कहलाता है। मतलब समझ में आया? आकाश गंगा जो होता है तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर फैली चौड़ी सफेद जो पट्टी दिखाई पड़ती है, इसी पट्टी को हम लोग आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। स्टेप बाय स्टेप तोड़ा गया है, आप दोस्तों आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह, है ना, एक चमकदार रास्ता जो दिखाई पड़ता है, इसी रास्ता को, इसी पट्टी को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना, है ना, आकाश गंगा के बारे में प्राचीन भारत में इसकी कल्पना जो है मतलब किया ऐसे किया करते थे कि आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी है, मतलब आसमान में प्रकाश की एक बहती नदी है जिसे आकाश गंगा कहते थे, है ना। इसमें करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली का समूह होता है ना, सब मिले होते हैं जिससे आकाश गंगा का निर्माण होता है। लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। वैज्ञानिक अभी भी अधिक से अधिक जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। ब्रह्मांड कैसा है, इसका आकार कैसा है, इसके आकार के संबंध में अभी तक वैज्ञानिकों को कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है ना। तो आप आकाश गंगा के बारे में समझ गए होंगे। अब आ जाइए कि जैसे कि हम मानव हैं, तो मानव हम पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी सौर मंडल के अंदर है ना। सौर मंडल तो आप देखे थे। सौर मंडल जो है आकाश गंगा के अंदर है। हम किस आकाश गंगा में रहते हैं? तो मिल्की वे, दुग्ध मेखला हिंदी में बोलते हैं। और जो आकाश गंगा है ब्रह्मांड के अंदर है। तो इस तरीके से हम क्रम में लगा सकते हैं, एग्जाम में भी आ सकता है। मानव पृथ्वी पे, पृथ्वी सौर मंडल के अंदर, सौर मंडल आकाश गंगा के अंदर, और बहुत सारे आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने का कोशिश करें, इससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद।